अब मैं सर के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। सर अपने यूजी बीएमएस कार्यकाल में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। सर ने एमए संस्कृत और फिलोसॉफी में भी गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया है। सर अपने मास्टर डिग्री कार्यकाल, जिसको पीजी कहते हैं, वहां पर फर्स्ट रैंक अचीव की है। इसके अलावा सर ने काशी विद्वत परिषद एवं निरोग स्ट्रीट की तरफ से धन्वंतरी अवार्ड रिसीव किया है। एएमआईएम कैंसर ट्रस्ट न्यू दिल्ली की तरफ से एक्सीलेंस पुरस्कार सर को प्रदान किया गया है। सर को सीईई न्यू दिल्ली की तरफ से बेस्ट टीचर अवार्ड भी प्रदान किया गया, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। सर अभी वर्तमान में बहुत जगह पर एज ए मेंबर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी संस्थाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। इनमें से सर मेंबर एडवाइजरी बोर्ड एंड सेंट्रल एथिकल कमेटी CCRS मिनिस्ट्री ऑफ हायर्स न्यू दिल्ली अभी कार्यरत हैं। इसके अलावा मेंबर इंटीग्रेटेड मेडिसिन नीति आयोग न्यू दिल्ली में भी सर मेंबर हैं अभी। मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज BHU APS यूनिवर्सिटी ग्वालियर एंड MP यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में सर मेंबर हैं। इसके अलावा सर एडवाइजरी बोर्ड मेंबर ऑफ जर्नल ऑफ इंडियन आयुर्वेद इंडियन मेडिसिन JAIMS के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं एंड एक्स एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ AYU जर्नल आयुर्वेद का, हमारे जामनगर का एक जर्नल है, उसके एक्स एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हैं। तो सर के बारे में मैं जितना भी बताऊंगा वो मेरे लिए कम ही रहेगा। सर ने जितना योगदान आयुर्वेद के लिए दिया है वो बहुत ही अमूल्य है, अविश्वसनीय है। सर ने more than 10 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एज कोऑर्डिनेटर कंडक्ट किए हैं और सर ने अपने कार्यकाल में, अब तक के कार्यकाल में, ग्रेटर देन 150 नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर रिसर्च पेपर प्रोड्यूस डिलीवर्ड किए हैं, लेक्चर डिलीवर्ड किए हैं। तो थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे यहाँ इस संस्था में पधारे और हमें आपका जो आज का मोटिवेशनल स्पीच है वो सुनने का सौभाग्य मिला। तो सर मैं आपको अभी स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहता हूं। जब भी आप जहाँ से भी आप नहीं
सहस्राक्षं गणाधीशं स्वगुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयत्रीं च शास्त्रादो प्रणमा. Respected Professor Niranjan Sharma ji, Honorable Principal Sir, all the faculty members and dear students, welcome to all of you in Vedarambha Karyakrama. And also I am thankful to coordinator or organizer for my detailed introduction. भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनन्दनम् अभिवादनं स्वागतं. सम्प्रति तत्संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमपि अत्र प्रचलति. तो एतदर्थं भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् कार्यक्रमे अपि हृदयेन स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनम्. संस्कृतं तु सरलमस्ति न, वा क्लिष्टमस्ति? अतीव सरलमस्ति. केवलं 10 दिवसपर्यन्तं यदि भवन्तः संस्कृतं पठन्ति, 10 दिवस अनन्तरं भवन्तः सर्वे संस्कृते वक्तुं पारयन्ति. विश्वस्य कापि भाषा एतादृशी सरला नास्ति. संस्कृत भाषा अतीव सरला अस्ति. तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आप सबको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आयुर्वेद में एडमिशन लिया. उसके लिए वैसे 80% लोगों को अभी भी लग रहा होगा कहाँ आयुर्वेद में आ गए, क्योंकि मैंने जब BMS में एडमिशन लिया था और शुरू की 2, 3, 4 क्लास संस्कृत की अटेंड की थी और उसमें जब उन्होंने पढ़ाया था अयून ऋलऋक अयो क्षयवरटलन या फिर आदिरंतेन संहिता या और कुछ सूत्र और हैं, वो सब पढ़ाए थे. वो पढ़ने के बाद शाम को जाकर के मैं 1 घंटे तक सोचता था. मतलब उस समय 2 घंटे वो नींद ही नहीं आती थी क्लास अटेंड करने के बाद. बोले ये दिन भर पढ़ने के बाद मैं डॉक्टर कैसे बनूँ? तो आप लोगों को भी अभी स्टार्टिंग में जस्ट थोड़ा सा संस्कृत पढ़ने के बाद में या एक आध क्लास होगी तो संस्कृत का अटेंड करने के बाद आप सबको भी यही लगेगा कि मैंने जो स्ट्रीम चुनी है डॉक्टर बनने की, तो ये अटेंड करने के बाद मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा. वो दिमाग में वो बात आना जो है वो स्वाभाविक है. अगर वो नहीं आती तो समझ लो आप क्लास में या आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसमें इन्वॉल्व ही नहीं. तो जिनके भी दिमाग में यह बात आती है अच्छी बात है. लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो उसी समय आपको ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी नहीं रहती हैं, लेकिन उनके बिना आप आयुर्वेद को नहीं जान सकते हैं. तो संस्कृत भी ऐसा ही है कि आयुर्वेद के जो मेन टेक्स्ट बुक हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, ये जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वो सभी सब्जेक्ट ओनली एंड ओनली संस्कृत में लिखे हुए हैं. बाद में भले उनका ट्रांसलेशन हिंदी में कर दिया, इंग्लिश में कर दिया, लेकिन ट्रांसलेशन जो है वो परफेक्ट नहीं रहता है. तो आयुर्वेद के ओरिजिनल टेक्स्ट बुक संस्कृत में हैं. तो आपको ट्रीटमेंट भी करना है, आप चरक संहिता पढ़ेंगे, ज्वर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर उन्होंने बोल दिया संतापो देह मानस. अब देह और मानस का संताप क्या होता है ये तब समझ पाएंगे जब आप फर्स्ट ईयर में पहले स्टार्टिंग में संस्कृत को पढ़ लेंगे. तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा. पहली क्लास में ये सोचना मत शुरू कर दीजिएगा कि बस दिन भर पढ़ने के बाद इससे मैं ट्रीटमेंट कैसे करूँगा. आप ट्रीटमेंट इसके ही ज्ञान से करेंगे. आप संस्कृत अगर अच्छी आ जाएगी तो आप आयुर्वेद की सभी टेक्स्ट बुक को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. और उसको अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आप निश्चित रूप से आपका जो मेन ध्येय है, आपको एक अच्छा चिकित्सक बनना है, आपको जो भी व्यक्ति आपके पास है उसका सही ट्रीटमेंट करना है, तो आप तभी कर सकते हैं. अब ये बात आती है कि आपको अध्ययन करना तो उसमें 3 चीज़ों का मेन ध्यान रखना है. इस चीज़ को पूरी लाइफ भर आप ध्यान रख लीजिए. अगर 3 में आप एक्सपर्ट हैं तो आप किसी भी फील्ड में कोई भी स्पेशलिटी ले लीजिए. आप कोई भी डॉक्टर बनना चाहो, ENT के बनिए, पंचकर्म के, काय चिकित्सा में, किसी भी स्पेशलिटी में जाइए, पर ये 3 सिद्धांतों को आप सबसे मेन वो करिएगा. और आयुर्वेद में बता रखा है पाठ, अवबोध और अनुष्ठान. पाठ का मतलब होता है प्रॉपर रीडिंग. आप तब तक उसको पढ़ते जाइए जब तक उसका अवबोध नहीं हो जाता. अवबोध का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग. और अनुष्ठान का मतलब होता है उसकी एप्लीकेशन. तो आप प्रैक्टिकल तब कर पाएंगे जब आपका पाठ और अवबोध ये 2 चीज़ें ज़्यादा अच्छी होगी. और मैं लेक्चर खत्म होने के बाद सबसे क्वेश्चन पूछूंगा मैंने क्या क्या बताया है, इसलिए बिल्कुल सिंसियरली आप सब सुनिएगा. एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करें. कोई सोए नहीं है, नींद आने लग जाए तो मेरे को बताइएगा, मैं जगा दूंगा. तो पाठ का मतलब क्या होता है सब बताइए. अंडरस्टैंडिंग. पाठ का मतलब क्या होता है?
यस, इसीलिए मैंने वापस पूछा, मैंने कहा अभी मैंने बताया था, आप मैं जो बोलूँगा वो रिपीट कर रहे हैं कि पाठ का मतलब होता है रीडिंग और अवबोध का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद में क्या है, पाठ, अवबोध और एक और नाम बोला था मैंने, अनु से कुछ था वो, अनुष्ठान। अनुष्ठान का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन। तो पाठ तब तक आप टेक्स्ट बुक को पढ़ते जाइए जब तक आपको अवबोध नहीं हो जाए, अंडरस्टैंडिंग, उसको अच्छे से जान नहीं ले। और जानना कहाँ तक है कि इतना ज्ञान हो जाए कि उसका प्रायोगिक पक्ष जो है आपका क्लियर हो जाए कि आप प्रयोग करना प्रारंभ कर सकें। तो पाठ, अवबोध और अनुष्ठान, इन 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से अच्छे चिकित्सक आप बन सकते हैं। तो शुरू दिन से जो भी चैप्टर पढ़े उसका रीडिंग तब तक करते रहें जब तक उसका ठीक से आपको अवबोध नहीं हो जाए, और अवबोध वहाँ तक होना चाहिए उसका प्रैक्टिकल यूज़ करना आप शुरू कर सकते हैं। तो पढ़ाई उस मान से करिए। जो भी लोग कहते हैं बीएमएस करने के बाद क्यों प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो इनमें से किसी न किसी एक में वो कमज़ोर रह गए, या तो उनका पाठ ठीक नहीं था, या अवबोध ठीक नहीं था, या अनुष्ठान ठीक नहीं था। तो ये तो स्टार्टिंग ही है। तो अभी प्रारंभ से आप लोगों को बोल रहे हैं कि इन तीनों चीज़ों का बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिए। अब मेन बात ये आती है कि आपको अगर आयुर्वेद के सिद्धांत में केवल 1-2 का ही एग्जाम्पल दूंगा, बहुत ज़्यादा का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, क्योंकि 1 घंटे या 1.5 घंटे में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट को अपन कवर नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद में 2 विषय बता रखे हैं, एक है स्तंभ और एक है उपस्तंभ। तो आयुर्वेद के मुख्य स्तंभ तो अपन मानते हैं वात, पित्त और कफ, त्रिदोषों को, और उपस्तंभ मानते हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को। तो इनको उपस्तंभ अगर अपने को मानना है तो कब मान सकते हैं कि ये उपस्तंभ तब हो सकते हैं कि इनका उपयोग क्या है, कि ये उपस्तंभ माने इतने ज़्यादा आधारभूत या इनके द्वारा आयुर्वेद में इतना इम्पोर्टेंस इनका क्यों कहा गया है। जैसे आहार की बात करें तो अब सामान्य रूप से ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिस दिन से अन्नप्राशन करते हैं उस दिन से ही भोजन करना प्रारंभ कर देता है, लास्ट दिन सांस लेता है, अंतिम सांस, तब तक आहार का ग्रहण करता ही है। फिर आयुर्वेद में इसको इतना महत्व क्यों दे दिया कि आहार जो है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, अपने आहार को जो बता रखा है ना। और आप सभी लोग कई बार जो है आजकल अपनी आपको कुछ बात करना है क्या, आप बहुत देर से, आप जरा सा आगे आ जाइए। ये जो 3rd नंबर पे आपके पीछे, आपके भी पीछे वाले, हाँ, ये क्या नाम है आपका, हाँ यस, आप इनसे दोनों तीनों से आप बात कर रहे हो, आप आगे आ जाओ। मेरे को कोई भी बीच में बात करता हो नहीं चाहिए, आपको जो बात करना आप मेरे से करिए। क्या नाम है आपका, अच्छा क्या बात करना बोलिए। आप उनको भी कुछ कह रहे थे आगे दे करके, फिर इनको भी बोल रहे हो, या तो आप बात कर लीजिए 2 मिनट, क्या बात करना है। अच्छा हो गया आप कंप्लीट, अब कोई भी बीच में बात नहीं करेगा, है ठीक है, ओके। तो आहार की बात कर रहे थे अपन, और आहार को आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। अपने कहा गया आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य तीनों उपस्तंभ हैं। अब चिकित्सा करने में आहार का ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आहार का सामान्य ज्ञान नहीं हो घर पे। अब यही पढ़ना है आयुर्वेद में आकर के 4.5 या 5 साल तक, तो वो तो हर व्यक्ति बोलेगा कि हमको घर पे भी ये सब चीज़ें ऑलरेडी आती हैं। लेकिन अगर कोरोना काल में आपने देखा हो तो न केवल भारतवर्ष में, पूरे विश्व में व्यक्ति अगर किसी को कुछ कहता था तो क्या कहता था कि आप आहार का ध्यान रखिए और सही प्रॉपर डाइट लीजिए। मैंने कोरोना में भी आहार का अपना एक महत्व था। एक सेमिनार हुआ था, वहाँ पर भी लोगों ने आहार के ऊपर काफ़ी चीज़ें कही, और उन चीज़ों को भी उन्होंने जो है कहा कि अगर आहार का सही ध्यान रख लिया जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और अभी तो यहाँ तक कहा जाता है कि आहार संभवम वस्तु रोगाश्च आहार संभवा, माने शरीर की उत्पत्ति भी जरस रक्तादि धातुओं का जो निर्माण होता है वो आहार के द्वारा होता है, और जो व्याधि की उत्पत्ति होती है वो इम्प्रॉपर या अनहोलसम डाइट के द्वारा होती है। माने शरीर का पोषण आहार के ऊपर डिपेंड है। जितनी भी प्रकार की व्याधियाँ हैं जिसको अपन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जिनको NCDs बोलते हैं, उन सब की उत्पत्ति जो है वो आहार के द्वारा होती है। मैंने 80% डिजीज अगर केवल आहार को आपने ठीक कर लिया तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और अगर आपको पता होता है एक नोबेल प्राइज़ मिला था, और वो नोबेल प्राइज़ जो मिला था वो मिला था ऑटोफेजी के ऊपर। आप लोगों के पास, सबके पास में एंड्रॉइड मोबाइल है, थोड़ी देर बाद आप देख लीजिएगा, तो नोबेल प्राइज़ मिला था ऑटोफेजी पे। तो वहाँ पर मेनली आहार के बारे में बताया गया, कब भोजन करना, कितनी मात्रा में करना, और कितनी समय तक शरीर के अवयवों को अपने को रेस्ट देना।
तो जब किसी व्यक्ति को उसके ऊपर नोबेल प्राइज मिल सकता है, तो आयुर्वेद में अगर उसको उपस्तंभ के रूप में बताया गया है, तो निश्चित रूप से अपन मान सकते हैं कि वो एक महत्वपूर्ण विषय है। और आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है, शक्यते अपि अन्न मात्रेण नरक कर्तुम निरामया। सिर्फ एकमात्र डाइट और लाइफ स्टाइल के रूल्स रेगुलेशन को अगर प्रॉपर वे में फॉलो कर लिया जाए, तो व्यक्ति पूरा जीवन भर स्वस्थ रह सकता है। और ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं, एक तो माननीय प्राचार्य महोदय, इनके बड़े अच्छे कहना चाहिए कि गुरुजी हैं, जो स्वस्थ व्रत डिपार्टमेंट के HOD NIA जयपुर में रहे हैं, और अभी शायद मेरे ख्याल से ज्योति विद्यापीठ एक संस्था है, उसके प्रो वाइस चांसलर हैं। और अधिकतम मैं उनको सुनता कि उन्होंने उनके लाइफ में कभी ML लिया ही नहीं, मेडिकल लीव लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा सर ऐसा क्यों? बोले मैं डाइट और लाइफ स्टाइल के नियम का पालन करता हूँ। मैंने जिस व्यक्ति ने 35 साल सर्विस की हो और उसमें एक दिन मेडिकल लीव नहीं लिया हो, मेडिकल लीव तो खैर ठीक है छोड़ दीजिए, व्यक्ति हमेशा अगर स्वस्थ रहा हो, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं एविडेंस बेस्ड अपने सामने कि केवल डाइट के नियमों को अगर हम सही ढंग से पालन करना शुरू कर लें, तो हम खुद स्वस्थ रहेंगे और अपने आसपास जो है उनको भी स्वस्थ रख सकते हैं। वो हैं प्रोफेसर कमलेश शर्मा जी, आपके प्राचार्य महोदय, उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो अभी भी शायद हो सकता है कभी थोड़े बहुत दिन में वो खुद यहाँ आएंगे। तो आहार के नियमों का आप पालन करना शुरू करिए कि जो आयुर्वेद में नियम बता रखे उनको फॉलो करिए। और ये जो अनहोलसम डाइट जिसको अपन पिज़्ज़ा, बर्गर, सबवे पे जितनी भी चीज़ें मिलती है, ये सब चीज़ें थोड़ी अवॉइड करें। और इसका एक एग्जांपल जो है ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे कितने ही लोग हैं जो मात्र डाइट का ध्यान रखते हैं। उनसे पूछो कि घर से बाहर निकले, बोले मैं बाहर का कुछ खाता ही नहीं। और बाहर का नहीं खाने से क्या परिणाम होता है, ये आप वेबसाइट पे रिसर्च पेपर में देख सकते हैं। करीब करीब कोरोना खत्म हुआ तब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने बोला था कि कोरोना काल में जब सभी कुछ बंद था, कंप्लीट होटल्स बंद थे, स्ट्रीट फूड सब कुछ बंद था, तब व्यक्ति को मजबूरन घर का खाना खाना पड़ता था। और घर का खाना खाने के कारण हॉस्पिटल में 40% पेशेंट आना कम हो गए थे। ये वहाँ पर रिसर्च पेपर में था, पबमेड जनरल में आप देख सकते हैं। तो आहार को आप बड़ा सामान्य समझते हैं कि डाइट का नियम पालन करने से हम स्वस्थ रह जाएंगे। आयुर्वेद ने उपस्तंभ बताया, और उसको आप रिसर्च पेपर में देख सकते हैं कि अगर किसी हॉस्पिटल में 40% पेशेंट कम हो जाते हो, तो उससे और अच्छी बात क्या है। इसलिए आयुर्वेद कहता आहारो महाभेषजम। बोले मेडिसिन नहीं है, सुप्रीम मेडिसिन है, बेस्ट मेडिसिन है। क्योंकि मेडिसिन तो अपन तब लेते हैं जब आपको फीवर हुआ, 4 दिन तक लेटे, आप रेस्ट किया, कॉलेज नहीं आ पाए, आपकी ड्यूटी पे नहीं जा पाए, उसके बाद में मेडिसिन लेकर के 5 दिन बाद ठीक हुए, मैंने आपके शरीर को तो कष्ट हुआ और मेडिसिन से ठीक हुए। और आहार वो कि आपको बीमार ही नहीं होने देता, तो मेडिसिन से भी बेस्ट उसको माना गया है। तो आप सबको यही कहना है कि आयुर्वेद में जो नियम बता रखे आहार के, सबसे पहले तो आप स्वयं स्वस्थ रहना प्रारंभ करिए। और आप अगर स्वस्थ रहेंगे तब आप चिकित्सा कर सकते हैं दूसरों की। तो इसलिए आयुर्वेद ने मुख्य सिद्धांत के रूप में आहार को विशेष रूप से बताया। और आयुर्वेद की तो पूरी चिकित्सा जो है वो हेतु, लिंग और औषध, इन 3 सिद्धांतों के ऊपर हो जाती है। जो मुख्य आयुर्वेद के सिद्धांत थे वो सिद्धांत ही हेतु, लिंग और औषध थे। तो उनको तो अपन प्रारंभ बाद में करेंगे। आप लोगों को मैंने सबसे पहले कहा था कि आप सब लोगों को गर्व होना चाहिए कि आप आयुर्वेद में हैं। और गर्व इसलिए होना चाहिए कि चिकित्सा पद्धतियाँ कई हैं, एलोपैथी भी है, और भी कई विश्व में कई पद्धतियाँ हैं। चाइना में चाइनीज़ पद्धति है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग पद्धतियाँ हैं। लेकिन आयुर्वेद को विशेष इसलिए माना जाता है कि सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान में कोटेशन बताए गए। और उस कोटेशन में उन्होंने कहा अनुत्पाद्येव प्रजा श्लोक शतसहस्त्रम अध्याय सहस्त्रम च कृतवान स्वयंभू। मैंने सृष्टि के क्रिएटर अपन जिसको बोलते हैं ना, वो ब्रह्मा को माना जाता है। उनने पूरी सृष्टि की रचना की है। और उन्होंने अनुत्पाद्येव प्रजा, मैंने सृष्टि की रचना करने से पहले ही व्यक्ति स्वस्थ रहें, उसके लिए आयुर्वेद के रूप में ब्रह्म संहिता, जिसमें श्लोक शतसहस्त्रम अध्याय सहस्त्रम च मतलब 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्याय वाली ब्रह्म संहिता का निर्माण किया था। और वो पूरी ब्रह्म संहिता में चिकित्सा का विवेचन किया। बोले सृष्टि उत्पत्ति के बाद में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़े, क्योंकि हम तभी कोई करते हैं काम कि अपने को लगता है कि हो सकता है आगे कोई दिक्कत हो। अगर आप कोई भी प्लान करिए, घर भी बनाना है तो घर में रहना तो आप बाद में शुरू करेंगे, सबसे पहले पूरी प्लान करेंगे कि कहाँ पे क्या बनाना है।
तो उन्होंने भी सृष्टि की उत्पत्ति से पहले कि अगर बनाने के बाद कोई व्यक्ति बीमार हुआ तो वो स्वस्थ कैसे रहे, उसके लिए ब्रह्म संहिता की रचना की थी। यानी आयुर्वेद जो है सृष्टि के प्रारंभ, जब तक सृष्टि उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले से प्रारंभ है। विश्व की कोई चिकित्सा पद्धति इतनी प्राचीनतम नहीं है। तो आप लोग जिस चिकित्सा पद्धति में अध्ययन करने प्रारंभ कर रहे हैं, जो विषय आपने लिया है, जो फील्ड आपने सिलेक्ट करी है, जो स्ट्रीम आपने ली है, वो विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। कई बार हम कहते हैं जामनगर इंस्टीट्यूशन को सबसे बढ़िया, ITRA जामनगर जो है ना, उसमें एडमिशन लेने व्यक्ति क्यों पसंद करता है? बोले 1956 में सबसे पहले PG वहाँ शुरू हुआ था। मैंने बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद में अपन NIA जयपुर को, उसके बाद में BHU को, यहाँ पर PG प्रारंभ हुई। तो ये प्राचीन इंस्टीट्यूशन है। अगर कोई कहे कि 2020 में ये इंस्टीट्यूशन खुला है, मेरे को वहाँ पे वो शुरू करना, तो अपन कहते हैं कि 2-3 बैच निकलती है, यहाँ से कौन कौन निकले हैं। तो प्राचीनता को अपन सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो आयुर्वेद जो है प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। इसलिए आप सब लोगों को अभी भी जो सोच रहे हो कि मैं आयुर्वेद में आया हूँ, ये मेरा डिसीजन सही है कि नहीं है, तो अपने मन से उस चीज़ को निकाल दें। आप लोगों का डिसीजन बेस्ट डिसीजन है। अब दूसरी बात आती है शिक्षा पद्धति का स्तर या किस लेवल पर है। देखिए, भारतवर्ष में 3 सेक्टर जो हैं उनको सबसे बेस्ट माना जाता है, और वो इंस्टीट्यूशन जो है उसमें नंबर 1 पे आता है IITs। जितने भी IIT हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन के लिए बेस्ट, मैंने नंबर 1 रैंकिंग में दे रखा है कि इसमें जो पढ़ता है वो व्यक्ति फर्स्ट रैंकिंग में माना जाता है। उसके बाद में उन्होंने फर्स्ट रैंकिंग में जोड़ा है तो उसमें जोड़ रखा IIM को, जो खास तौर से बिजनेस मैनेजमेंट और ये स्टडी करते हैं, वो भी नंबर 1 में है। तीसरा नंबर 1 पे माना गया था एम्स को। जितने भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैं ये सब 1 नंबर पे माने जाते हैं। और इनको 1 नंबर केवल नाम से नहीं, कि IIM या IIT या जो जितने भी कहना चाहिए कि दूसरे ये इंस्टीट्यूशन है एम्स वगैरह, तो इनको नाम के कारण इनको बेस्ट नहीं माना जाता है। इनको बेस्ट इसलिए माना जाता है कि ये सभी इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बने हैं। बाकी सब शिक्षा मंत्रालय जो है ना उसके अंतर्गत आते हैं, और ये शिक्षा मंत्रालय की पॉलिसी के ओवर एंड अबोव है। इनके ऊपर इनकी कोई पॉलिसी नहीं लागू होती है, इनकी पॉलिसी ये खुद बनाते हैं। यानी ये बनते हैं पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू। डायरेक्ट पार्लियामेंट में एक्ट बनता है और उस पार्लियामेंट से ही ये रेगुलेट होते हैं। कोई भी मिनिस्ट्री या कोई, जैसे कि अपने यहाँ CCIM है, जो भी कॉलेज है वो CCIM के थ्रू चलता है। अब CCIM बन गया NCISM, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो NCISM बन गया। तो भारतवर्ष के जितने भी कॉलेज हैं वो सब कॉलेज कंट्रोल होते हैं NCISM से। उनके एडमिशन की परमिशन NCISM देती है, लेकिन जो कॉलेजेस पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बनते हैं वो NCISM से भी ओवर एंड अबोव रहते हैं, और उनको नंबर 1 स्ट्रीम माना जाता है। तो जिस भी विधा में ये शुरू हो चुका वो नंबर 1 स्ट्रीम माना जाता है। और मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि भारतवर्ष में पहला इंस्टीट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, ITRA जामनगर, ये प्रारंभ हुआ आयुर्वेद का। अब IPGTNR तो 1956 में था, लेकिन 2022 में उसको नेशनल इम्पॉर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस घोषित किया गया पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू। तो आयुर्वेद भी नंबर 1 वाली स्ट्रीम में आ चुका है कि जो श्रेणी IIM को दी जाती है, IIT को दी जाती है, एम्स को दी जाती है, आयुर्वेद विधा को भी नंबर 1 का दर्जा प्राप्त है। केवल ये 4 चीज़ें पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू है। तो आयुर्वेद भी पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू प्रारंभ हो चुका है, और उसका मेन इंस्टीट्यूशन, पहला इंस्टीट्यूशन जो है वो गुजरात में है, जहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन विद्यमान है। और आप सब लोग उसी यूनिवर्सिटी के भाग हैं। आप केवल गुजरात में ही नहीं कि गुजरात में इंस्टीट्यूशन है, आपको जो यूनिवर्सिटी डिग्री देगी वो गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर है। और गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय का जो अंगीकृत महाविद्यालय है या इंस्टीट्यूशन है वो ITRA जामनगर है। तो आप सब उस इंस्टीट्यूशन में हैं जो नंबर 1 की श्रेणी में आ चुका। मतलब आयुर्वेद अब जो है वो बिल्कुल टॉप पे है। अब ये नहीं कि सेकंड या थर्ड या उस एजुकेशन सिस्टम के पार्ट है। अब फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है उसके अंतर्गत है। अब मेन बात आती है कि आयुर्वेद के ऊपर कई बार बजट थोड़ा बहुत होता था,
आयुर्वेद में बहुत कम बजट आता था, लेकिन ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। अगर आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेक अटेंड किया हो, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस दिसंबर 9, 10, 11 3 दिन तक गोवा में किया गया था। आपके हो सकता है फैकल्टी स्टूडेंट वगैरह कोई वहाँ गए हों, और वहाँ पर 11 तारीख को 11 को वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का समापन था, और समापन को संबोधित किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और उस दिन उन्होंने 3 इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन किया था। 2 चीज़ें होती है, एक तो किसी चीज़ की घोषणा करना कि हम आयुर्वेद के लिए 500 करोड़ का कोई काम करेंगे, अब वो पूरा हो नहीं हो कुछ कह नहीं सकते। एक व्यक्ति ने घोषणा करी, 2, 4, 5 साल बाद वो योजना ही खत्म हो जाती, तो उसमें कोई खुशी की बात नहीं है। लेकिन 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 इंस्टीट्यूशन का लोकार्पण किया था, और तीनों ही इंस्टीट्यूशन आयुष स्ट्रीम के थे, और उनको केवल इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया था मोर देन 1000 करोड़ का था। उसमें एक इंस्टीट्यूशन था अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, मीन्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी, एक नरेला में और दूसरा गाजियाबाद में। यानी तीनों ही आयुष के इंस्टीट्यूट थे। एक दिन में मोर देन 1000 करोड़ का केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद में वहाँ पर पूरा पोस्टिंग होना, हॉस्पिटल प्रारंभ होना, उसमें तो हजारों करोड़ रुपए लगना ही है। और 20 तारीख को, ये 20 फरवरी को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा का फर्स्ट बैच प्रारंभ हो गया, एडमिशन हो गया, वहाँ पर फैकल्टी अपॉइंट हो गए। तो आयुर्वेद के लिए न केवल भारत सरकार, न केवल स्टेट गवर्नमेंट, हर सेक्टर जो है वो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। ये आप सबके लिए खुशी की बात है। तो इसलिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि आयुर्वेद में कुछ नहीं, आयुर्वेद में बहुत कुछ है। अब एक बात कहते हैं कि आपको अगर इंस्टीट्यूशन में जो ट्रेनिंग होती है, सभी जगह जो भी कोई कंट्रोल करता है ना, वो करते हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स में कौन कौन आते हैं? जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं। और आईएएस ऑफिसर में कई बार आप देख लीजिए कि उनको अगर आयुर्वेद का कोई प्रपोजल लेके जाओ तो पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते। आयुर्वेद में ऐसा कुछ होगा क्या, या आयुर्वेद में आप कुछ कर भी सकते हैं, क्योंकि उनको आयुर्वेद का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है। आप कोई अगर यहाँ के कलेक्टर हों और कलेक्टर के पास में आप कोई प्रोजेक्ट लेके जाओ कि हमको एक ट्रीटमेंट के लिए या स्पेशल प्रोजेक्ट लेना, उसके लिए आप 50 लाख रुपए सेंक्शन कर दीजिए, तो कहेंगे आयुर्वेद के लिए 50 लाख रुपए, उसके बजाय किसी दूसरे सेक्टर में देंगे। मतलब ईजीली उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का एक सैटेलाइट सेंटर खोला मसूरी में। अब वैसे तो छोटा सा सेंटर है, उस सेंटर में हमारे 2 डॉक्टर हैं जो स्पेशलिस्ट के रूप में, बाकी 6, 7, 8 का स्टाफ है। तो डेली एक तो ओपीडी चलती है आयुर्वेद की, एक वहाँ पर हमने पंचकर्म का सेटअप कर रखा है। मीन्स मात्र 2 डॉक्टर वहाँ पे रख रखे। उनका एक काम हो रहे हैं कि वो वहाँ पर हर महीने में करीब करीब 3 से 4 लेक्चर भी अरेंज करते हैं, जो मसूरी में वहाँ पर उस एकेडमी में वो हैं। और मसूरी की उस एकेडमी का नाम है लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो। और जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं वो सिलेक्शन होने के बाद में सबसे पहले उनकी जो ट्रेनिंग है वो लबासना में वहाँ पर होती है। तो आप ये देखिए, अगर जो कलेक्टर 1 साल भर तक वहाँ ट्रेनिंग लेगा, साल भर में अगर वो कम से कम 48 लेक्चर अटेंड करेगा आयुर्वेद की डाइट के, आयुर्वेद के लाइफस्टाइल के, और कभी भी अगर वो बाई चांस बीमार हुआ तो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कराएगा, अपने परिवार के कोई व्यक्ति आए उनको वहाँ पर ले जाएगा और उसका रिजल्ट देखेगा, तो उस व्यक्ति को खुद को भी आयुर्वेद के ऊपर विश्वास होना शुरू हो जाएगा। तो अगर कोई कहे कि आप आयुर्वेद में विश्वास करो तो उससे व्यक्ति नहीं करता है, पर जब रिजल्ट वो खुद देखता है तो उसको बिल्कुल स्वीकार करता है। तो स्पेशली माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनके जो एमओएस हैं जितेंद्र प्रसाद, उनने जा कर के वहाँ पर लबासना में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का एक सैटेलाइट सेंटर प्रारंभ किया। और उन्होंने बोला कि यहाँ पे पेशेंट तो जितने हैं ट्रेनिंग वाले वही, हमको बाहर वाले किसी को नहीं बुलाना। बोले हमारा उद्देश्य यहाँ नहीं कि 500 पेशेंट रोज आए, यहाँ केवल ट्रेनिंग ले रहे हैं वो लोग आए, लेकिन मेन उद्देश्य कि यहाँ से ट्रेनिंग लेके जो भी व्यक्ति जा रहा है वो जाकर के या तो कलेक्टर बनेगा, डीएम बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा, जॉइंट सेक्रेटरी बनेगा, स्पेशल सेक्रेटरी बनेगा। वो सब लोग अगर आयुर्वेद के टच में रहेंगे तो आप आयुर्वेद के लिए जो भी कुछ कहिए वो सब करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि उनको आयुर्वेद का ज्ञान रहेगा।
तो हम सबके लिए गर्व की बात है कि आयुर्वेद का एक सेंटर, आईएएस ऑफिसर जितने भी हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी आयुर्वेद का एक विषय रखा गया है। तो इसलिए आप सब लोगों का भाग्य जो है, कहना चाहिए कि गोल्डन पीरियड में हो आप आयुर्वेद की, आप सबका कैरियर बहुत अच्छा है। बस आवश्यकता है कि आपको मेहनत पूरी करना है। केवल ये नहीं कि आयुर्वेद में एडमिशन ले लिया, अब एडमिशन लेने के बाद 4.5 ईयर नहीं तो 5.5 ईयर में निकल जाएंगे, 6.5 ईयर में निकल जाएंगे। फिर कोई व्यक्ति बिल्कुल नहीं पढ़ेगा तो आपके जितने टीचर हैं उनको भी फेल करते करते बड़ा होगा कि उसको कब तक फेल करते रहेंगे, इसको तो कोई चिंता नहीं, अपन ही पास कर देते हैं। मैंने बीएमएस में एडमिशन ले लिया, मीन्स पास होके तो आप जाएंगे ही सही, पर अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद में आपका कैरियर बहुत अच्छा है। फिर अगर दिमाग में हो कि मैंने आयुर्वेद को लिया तो उस चीज़ को निकाल दीजिएगा कि इससे और बड़ी तो कोई पोस्ट हो ही नहीं सकती जो आईएएस ऑफिसर को भी ट्रेनिंग देता हो। हम पहले कई बार आपको मैं कहना चाहूँगा कि भारत का सबसे बड़ा मेडिकल का जो इंस्टीट्यूशन है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स नई दिल्ली। वो इसलिए नहीं कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसलिए कि वहाँ पर सबसे वीआईपी लोग उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। वहाँ के डॉक्टर्स ऐसे हैं कि वर्ल्ड क्लास, आपको बाहर भी दूसरी कंट्री में जाने की जरूरत नहीं, ट्रीटमेंट यहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी कोई विशेष व्यक्ति होते हैं, उन सबका ट्रीटमेंट जो होता है वो कहाँ पे होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। वहाँ प्रायर अपॉइंटमेंट मिलना या एडमिशन होना बिना उसके बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो अभी फरवरी में, लास्ट वीक में, एम्स के जो डायरेक्टर, अभी नए डायरेक्टर अभी बने, पहले डायरेक्टर थे प्रोफेसर गुलेरिया जी, उनका रिटायरमेंट हुआ 31 दिसंबर 2022 में। 1 जनवरी 2023 को डायरेक्टर के रूप में वहाँ पे ज्वाइन किया एम श्रीनिवास। आप वेबसाइट पे या जैसे टाइप करेंगे तो आ जाएगा। डॉक्टर एम श्रीनिवास जो हैं वो एम्स के भी नए डायरेक्टर हैं, और उनको एक दिन शायद हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी की उनकी कुछ बात हुई होगी तो उन्होंने कहा कि आप एक बार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का विजिट करके आइए, और विजिट करने के बाद मेरे को बताइएगा कि वहाँ पे क्या कर सकते हैं, या विजिट करके आपने क्या देखा, क्या सुझाव है। तो एम्स के डायरेक्टर ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की विजिट करी। करीब सुबह 9 बजे आए होंगे। हमने उनको एक एक सब पूरा हॉस्पिटल, आईपीडी, ओपीडी, अपने पास जो फैसिलिटी सब उनको दिखाई। फिर उसके बाद में 1:30 पे हमने उनको लंच करवाया, और हमारे लंच में था रागी का बटर मिल्क, सांवा, कोदो, बाजरा, और इन सब के अलग अलग वो खिचड़ी और वो डिशेस थी, और एक मूंग का चिल्ला, ये सब चीज़ें थी। हमारा उसमें कोई नान या मटर पनीर या सब्जी कुछ था ही नहीं। ये उनने खाना खाया, उसके बाद में उनको जो नोट करना था वो नोट करके गए। सेकंड डे जब हमने देखा तो पेपर में, न्यूज़पेपर में था, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, बोले आज से एम्स में ब्रेड, पकोड़ा, समोसा बैन, एम्स की कैंटीन में मिलेगा रागी, कोदो, बाजरा, सांवा, इनका खाना। मैंने देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और उस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा व्यक्ति, मैंने डायरेक्टर एम्स, वो अगर आयुर्वेद में आए और आयुर्वेद की कोई चीज़ उनको अच्छी लगे और उसकी केवल तारीफ करके नहीं जाए, उसको जाकर के अपने इंस्टीट्यूशन में सेकंड डे प्रारंभ कर दे कि आज से एम्स में ये कैंटीन मिलेगा। और वो कैंटीन उनने किसको दिया? जो हमने टेंडर दे रखा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के, बोले हम टेंडर की प्रोसेस करेंगे, उसमें कम से कम 3 महीने का टाइम देना पड़ता है टेंडर में। आप एक बार टेंडर डाल दीजिए, 3 महीने में जो एप्लीकेशन आएगी उसके बाद में उसको ओपन करिए, फिर जाके उसको ऑर्डर दीजिए। बोले 3 महीने तो टेंडर में लगेंगे, फिर उसके बाद में हमको उसका कोटेशन और रेट फिक्स करना पड़ेगा। बोले आपका जो टेंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हम इसी कैंटीन वाले को बोलते हैं कि आप कल से हमारे यहाँ कैंटीन शुरू कर दीजिए। सेकंड डे उन्होंने लेटर निकाला और हमारे कैंटीन वाले को बोला कि आपकी पूरी टीम के साथ में एक कैंटीन हमारे यहाँ शुरू कर दीजिए इसी के टेंडर के आधार पर। उन्होंने बोला जब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इस आहार से लोग ठीक हो रहे हैं मेडिसिन के साथ में, तो क्यों ना हम भी एड ऑन इफेक्ट देखें कि हमारी मेडिसिन के साथ में अगर इससे कुछ असर होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये आयुर्वेद की विशेषता है कि हमारा जो आहार है वो ट्रीटमेंट का काम करता है। अभी जो उन्होंने कहा था ना, आचार्य चरक ने कह दिया कि आहारो महाभेषजम, तो ये बात कही गई है, केवल ऐसा नहीं है कि आज से 5000 साल पहले बस वो कह के गए कि जो अपनी डाइट है वो बिल्कुल सुपर मेडिसिन है, ऐसा नहीं है। 2023 में इस वैज्ञानिक काल में भी उसका वही परिणाम है, और उसका सबसे बड़ा एविडेंस एम्स में ये शुरू होना है।
आप थोड़े दिन बाद चरक संहिता पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम में आपके 12 चैप्टर हैं, उसमें सेकंड चैप्टर में उन्होंने कुछ प्रकार की यवागु बताई है। यवागु का मतलब होता है आहार की प्रिपरेशन, डाइट प्रिपरेशन। उसमें मूंग और राइस, इन दो चीज़ों से बनी हुई चीज़ें, कुछ मूंग के पानी से बनी हुई है, कुछ राइस के द्वारा बनी हुई है। उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने इंग्रेडिएंट ऐड कर रखे हैं, और वो इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि मेडिसिन के रूप में नहीं है कि आपको उसके अंदर कोई आरोग्यवर्धनी वटी मिलाना, ऐसा नहीं। ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपके घर में अवेलेबल हैं, और वो सब आहार की कल्पनाएं व्याधियों के लिए बता रखी। फर्स्ट आहार की कल्पना वहां पर उन्होंने बताई, पिप्पली पिप्पली मूलम चव्य चित्रक नागरे यवागु दीपनी या स्यात् शूलग्नि चोपसादी था। मैंने एक तो दीपन पाचन, जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए है। शूलग्नि, अगर शरीर में कहीं भी पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा चले, पाँव दर्द होने लग गया, दिन भर में कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस रहा, सर दर्द होने लग गया, एब्डोमिनल पेन होने लग गया, तो वहाँ तक तो हमको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ जो आहार की कल्पना बता रखी है, उन चीज़ों के द्वारा आप राइस पका लीजिए, मूंग का जो है अलग अलग बनाने का जो रेसिपी बता रखी है, उसको बना के खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो जब हमारे यहाँ एक एक यवागु दाड़िम साधिता, हृदय रोग के लिए दाड़िम के द्वारा यवागु बना रखी है, जो अपन पामाग्रेनेट बोलते हैं, अनार बोलते हैं, दाड़िम बोलते हैं, उसके रस में तक्र के साथ में यवागु बना रखी मूंग और राइस के द्वारा। ये सब आहार कल्पना है। तो हमारे यहाँ तो आधे से ज़्यादा जो व्याधियाँ हैं शुरू हुई है, आप केवल आहार से ही उनको ठीक कर लीजिए। तो ये सब बातें जो भी चिकित्सक देखेगा, तो उन्होंने बोला मेडिसिन देने की जरूरत तो बहुत बाद में पड़ती है, हम तो आयुर्वेद के आहार से ही ठीक हो सकते हैं। तो आयुर्वेद जो है वो केवल उसमें विश्वास रखने की आवश्यकता है, आप उसके द्वारा जो परिणाम चाहें वो ले सकते हैं। और आचार्य गंगाधर ने चरक संहिता की एक टीका है, एक तो चक्रपाणी की टीका है आयुर्वेद दीपिका, एक गंगाधर की टीका है। उस गंगाधर की टीका में उन्होंने पहला कोटेशन, जिसको अपन बोलते हैं मंगलाचरण, चक्रपाणी टीका का मंगलाचरण तो गुणत्रय विभेदेन मूर्तित्रयम् उपेयुषे त्रयी भुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकीपतये नमः, सबसे पहला नंबर का कोटेशन है मंगलाचरण चरक संहिता की आयुर्वेद दीपिका टीका का। लेकिन जल्प कल्पतरु को टीका जो है, जो गंगाधर ने लिखी है, उनके मंगलाचरण में उन्होंने लिखा, एक एक में एक एक मुनिर यदीरियम मुनि समाशित चकार शास्त्रम जयत्यसो खिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम सर्वफलोदयत्वा। सबसे लास्ट में उन्होंने एक वर्ड का प्रयोग किया, कल्पद्रुम। बोले आयुर्वेद में सब कुछ है, बस आवश्यकता है उसमें से निकालने की। और तभी कोरोना का नाम तो चरक संहिता में कहीं नहीं है, लेकिन कोरोना काल में जो जो लक्षण मिले उसके मान से हर ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट प्रिंसिपल हमने चरक संहिता से निकाला। तो सब कुछ उसमें है, बस आवश्यकता है कि आपको आपके टैलेंट के मान से उस डिजीज का कंपैरिजन करके कि उसके क्या लक्षण है, कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट है, उसके आधार पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमारे जो संहिता है, आज नहीं, आज के हजारों साल बाद भी कोरोना जैसी कई नई व्याधियां आ जाए तो भी उनके पूरे ट्रीटमेंट उसमें है, और वो साइंटिफिकली प्रूव भी हैं, एक्सेप्टेड भी हैं, और उसको पूरा विश्व फिर मानने के लिए तैयार है। तो WHO जैसी संस्था, विश्व की सबसे बड़ी संस्था जो है, जो मेडिकल को पूरा कंट्रोल करती है, वो WHO है, और उसका मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है, जिनेवा में है। और कोरोना काल में आयुर्वेद की चिकित्सा के परिणाम को देखते हुए उन्होंने जामनगर में पिछले साल भर तो इसलिए कहते हैं कि ईयर चेंज हो चुका, बाकी 12 मंथ नहीं हुआ अभी, तो पिछले दिसंबर में ही उन्होंने वो खास तौर से सेंटर के लिए यहाँ आए थे। शुभारंभ तो पहले कर दिया था, लेकिन सेंटर जो इस्टेब्लिश किया है उसको फंक्शनल उन्होंने गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाई है, और उसमें उन्होंने उसको फंक्शनल कर दिया। बाकी जो बन रहा हो तो एयरपोर्ट के सामने बन रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। तो WHO ने ट्रेडिशनल सेंटर GCTM जो है ना, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये एकमात्र स्थापित हुआ है, और वो भारतवर्ष में हुआ है। और उसकी उपयोगिता ये है कि अभी तक विदेशों में जो आयुर्वेद था वो क्या था कि जैसे नडियाद में SN गुप्ता जी हैं, उनके कुछ परिचित अगर जर्मनी में हैं या जिस कंट्री में वो वहाँ गए, 2-4 दिन प्रैक्टिस करी और चले आए। लेकिन जब WHO खुद विश्व में सब जगह आयुर्वेद पहुंचाएगा, तो फिर आप देखिए आयुर्वेद की डिमांड कितनी रहेगी। आप जितने आयुर्वेद के ग्रेजुएट निकल रहे हैं ना, वो मिलेंगे ही नहीं, उनको इतनी ज़्यादा डिमांड रहेगी कि हमको डॉक्टर दे दीजिए बस। अगर पूरे विश्व में WHO के माध्यम से आयुर्वेद पहुंचा, केवल हम जाकर के बोलेंगे कि आयुर्वेद अच्छा है, तो कोई व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन उस देश की गवर्नमेंट अगर उसको
प्राथमिकता दें, वहाँ पर वो गवर्नमेंट अगर इंस्टीट्यूशन शुरू करे तो वो गवर्नमेंट खुद आयुर्वेद के डॉक्टर्स की उनको डिमांड रहेगी। और अभी आयुर्वेद की डिग्री दूसरे कंट्री में, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है और नेपाल में है, ये 3 कंट्री में, और BAMS और MD दोनों होती है, पर इनके अलावा और कहीं नहीं है। और ये तीनों कंट्री भी आयुर्वेद के लिए सुपर स्पेशलिटी में अगर कुछ चाहिए तो वो इंडिया में आते हैं। श्रीलंका की जो डायरेक्टर है अभी सौम्या कुमारी, वो NIA जयपुर से PhD हैं और ITRA जामनगर से MD हैं। नेपाल में जो डायरेक्टर है वासु उपाध्याय, वो ITRA जामनगर से MD, मेरा ही स्टूडेंट रहा है, वो भी डायरेक्टर है नेपाल में आयुर्वेद के। तो कहने का अभिप्राय क्या है, दूसरे कंट्री में भी जहाँ आयुर्वेद है उसको डायरेक्शन कौन दे रहा है, भारत ही दे रहा है। तो आज पूरे विश्व को अच्छे आयुर्वेद चिकित्सकों की जरूरत है। तो मेरा आप सब लोगों को कहना है कि समय बिल्कुल भी व्यर्थ मत करिएगा। क्षणश कणशश्चैव विद्याम अर्थम च चिंतयेत्। शाम को डेली एक डायरी बना करके नोट करिए कि आज दिन भर में मैंने क्या सीखा है। जिस दिन आपको लगे कि आज मेरा दिन भर वेस्ट हुआ, तो सेकंड डे आप और डबल मेहनत करिए। अगर पूरे 4.5 साल तक आपने ये कर लिया तो फिर आपका कैरियर जो है बहुत अच्छा है। और केवल 4.5 साल आपने डिग्री लेने के लिए निकाल दिए तो उसके बाद में फिर डिग्री होते हुए भी कोई आपको सफलता मिले वो ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपके गुरुजन जो भी हैं, मुझे सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि आप बिल्कुल रेगुलर क्लासेस होती है, फैकल्टी मेंबर सब रेगुलर है। उन्होंने बोला कि जो भी फैकल्टी मैंने यहाँ रख रखे, एक भी ऑन पेपर नहीं बोले, जो रहेगा वो यहाँ रहेगा, वही रहेगा। तो ये अच्छी बात है कि आपका इंस्टीट्यूशन अच्छा है, आपके मैनेजमेंट अच्छा है, आपकी फैकल्टी मेंबर सब अच्छे हैं। तो इनकी मेहनत से केवल काम नहीं चलेगा, आप लोग भी उतना ही सिंसियर रह करके अगर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है सफदरजंग हॉस्पिटल। आप लोग अपने मोबाइल में सब टाइप करके देख लीजिएगा। वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वो इसलिए कि सबसे ज़्यादा पेशेंट भारतवर्ष में दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में आते हैं। मैंने वहाँ की OPD इतनी है कि वहाँ के डॉक्टर्स दिन भर में मतलब उनको एक एक व्यक्ति को सुबह से लगा के लंच करने का टाइम भी नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा पेशेंट पूरे भारत के बाहर से भी जो आते हैं, क्योंकि एम्स में तो हर एक को ट्रीटमेंट करवा पाना संभव नहीं होता है, लेकिन बाहर से भी जितने पेशेंट आते हैं सब सफदरजंग हॉस्पिटल में जाते हैं। और सफदरजंग हॉस्पिटल में अभी दिसंबर में जो है, जब हम वहाँ पे फरवरी महीने में 2023 में करीब करीब सेकंड वीक ऑफ फरवरी में वहाँ पर एक यूनिट का उद्घाटन किया। वहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनी है अभी, इमरजेंसी विंग, और इमरजेंसी विंग में एक 6th फ्लोर पूरा जो दिया गया है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के एक सैटेलाइट सेंटर वहाँ पे शुरू किया गया। मैंने एलोपैथिक हॉस्पिटल में नीचे OPD तो पिछले कम से कम 15 साल से चल रही है, पर 2 रूम में OPD चलती थी। अभी उन्होंने एक फ्लोर पूरा दिया IPD के लिए, और उस IPD में हमने 2 सेटअप किए पंचकर्म के। एक सफदरजंग के जितने डॉक्टर्स हैं उनके पंचकर्म के लिए, क्योंकि सफदरजंग के कितने ही डॉक्टर्स आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद आते थे, और वहाँ से वहाँ तक का केवल 1.5 घंटा उनको आने में लगता है, 1.5 आवर वापस जाने में लगता है। मैंने 3 आवर्स तो उनका आने जाने में लग गया। 1 घंटा हमने अगर थेरेपी करी तो पंचकर्म की थेरेपी के बाद हम बोलते हैं कि डायरेक्ट बाहर हवा में मत निकलिए। मैंने उनका दिन भर पूरा वो हो जाता था। तो उनकी डिमांड थी कि एक पंचकर्म सेंटर यहाँ शुरू किया जाए। तो अभी पिछले महीने में वो प्रोग्राम इसलिए ऐतिहासिक था कि उसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और स्वास्थ्य राज्य मंत्री, माननीय आयुष मंत्री जी और आयुष राज्य मंत्री जी, मैंने दोनों ही कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जो है सर्बानंद सोनोवाल जी, और आयुष के जो MOS हैं डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपरा जी, और डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, और जो हेल्थ राज्य मंत्री हैं डॉक्टर नहीं हो भारती बेन जो है वो आयुष राज्य मंत्री सेक्रेटरी, इतने लोगों की उपस्थिति में उस यूनिट का उद्घाटन हुआ। और उस उद्घाटन में अगर आप YouTube पे देखें तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आयुष मंत्री नहीं बोल रहा हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बोला कि हम पहले कहते थे कि एलोपैथी के बाद में अगर कुछ ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा आयुर्वेद भी ले लीजिए। यानी कैंसर का कोई पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद में कहा अच्छा थोड़ा सा आयुर्वेद का भी कोई मेडिसिन ले लीजिए। बोले ये दिन अब गए, अब पहले आयुर्वेद है उसके बाद में एलोपैथी है। और ये बात उन्होंने सारे आयुर्वेद, केवल आयुर्वेद के लोग नहीं थे, सफदरजंग के टोटल डॉक्टर्स से हैं,
उनकी उपस्थिति में उन्होंने कहा, बोले पहले आयुर्वेद उसके बाद में एलोपैथी, जहाँ तक कि हम आयुर्वेद से ठीक हो जाए उसके बाद जरूरत लगती तो ठीक है एलोपैथी का हम उपयोग करेंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये यूनिट यहाँ पे प्रारंभ किए। अगर देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंट पूरे देश से आते हों, वहाँ पर अगर उनको लगता है कि आयुर्वेद की यूनिट होना चाहिए और उन पेशेंट का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन डॉक्टर्स के लिए शिरोधारा करने के लिए, पंचकर्म करने के लिए अगर आयुर्वेद चिकित्सा की जरूरत है, तब तो आप लोग मान सकते हैं कि आप जो चिकित्सक बनने जा रहे हैं वो चिकित्सा की पैथी कोई सामान्य चिकित्सा नहीं है, बहुत ही उत्कृष्टतम चिकित्सा पद्धति है। तो मैं एक बार और आप सबको बधाई देता हूं कि आपने जिस स्ट्रीम में एडमिशन लिया है वो स्ट्रीम बहुत अच्छी है, निश्चित रूप से जो है बेस्ट आपका डिसीजन है। अब दूसरी बात अगर आयुर्वेद की करें तो आयुर्वेद के मुख्य सिद्धांतों में आता है दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, स्वस्थ व्रत, सद्व्रत, ये सब विदाउट मेडिसिन वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे मेडिसिन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये सब चीज़ें आयुर्वेद में बता रखी कि इनके द्वारा आप बड़ा स्वस्थ रह सकते हैं, आपको किसी प्रकार की डिजीज होगी ही नहीं। और इसके ऊपर अगर आप देखें वेबसाइट पे या मोबाइल में तो वहाँ पर सर्केडियन रिदम के ऊपर एक नोबेल प्राइज़ मिला था। और वो नोबेल प्राइज़ में सिर्फ उन्होंने एक ही बात कही थी कि आपको दिन भर में सुबह उठ कर के रात को सोने तक जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसको सही समय पर करिए। मैंने सुबह जल्दी उठना, रात को समय पर सोना। अब कोरोना काल में भी देखा होगा ना, तो हर एक लोग यही कहता था कि टाइम पे सोना शुरू कर दो। मैंने कोरोना में जब पूरा विश्व परेशान हो गया था आयुर्वेद के सिद्धांतों पे फिर हम आ गए थे। फिर जब ठीक रहते तो बोले अरे क्या करना, फिर बीमार होंगे तब देखेंगे। तो वहाँ पर तो सब कहने लगे थे कि टाइम पे सो, 6 घंटे अच्छी नींद निकालो। मैंने रात को 1 बजे सो करके 8 बजे तक नहीं उठना है, 6 घंटे तो उसमें भी हो गए। बोले नहीं टाइम पे सो, 10 बजे सो और जब नींद खुले तब उठो, अलार्म भर के उठने की जरूरत नहीं है। तो केवल एकमात्र नींद से भी आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो हमारी पूरी दिनचर्या जो है यही सर्केडियन रिदम है। उन्होंने बोला कि इसको केवल फॉलो कर लो। और आयुर्वेद में सिद्धांत ही बताया रात्रो जागरणम वृक्षम, ठीक है, रात को ज़्यादा देर तक जगते रहो, बहुत सारी डिजीज होगी 45 साल के बाद में। स्निग्धम स्वप्नम दिवा, सुबह 8 बजे तक सोते रहो। अब जब कॉलेज जाना है तो 7 बजे उठना ही पड़ेगा, उठ करके कॉलेज तक आओ। लेकिन संडे के दिन बोले 9 बजे उठेंगे। तो एक दिन भी लापरवाही नहीं करना है, नियमों का पालन करना है। अगर उन नियमों को केवल बताने वाला व्यक्ति नोबेल प्राइज प्राप्त कर सकता है तो वो नियम तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति की वैज्ञानिक कसौटी के ऊपर 100% परफेक्ट है। तो आयुर्वेद में जितने भी सिद्धांत बता रखे ना आहार वेला अतिक्रमण, या अपने टाइम पे खाना खाओ, हर एक चीज़ के लिए अपना टाइम बता रखा है। जो अपने होलसम डाइट बता रखी है, अनहोलसम डाइट बता रखी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। तो अपनी जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, स्वस्थ व्रत है, सदव्रत है, इन नियमों का पालन करिए। आप अभी देखिए, अभी जो चल रहा है ये वसंत ऋतु प्रारंभ भी हुई है और अपने यहाँ कहा गया विद्या नाम शारदी माता, पिता च कुसुमाकर, कुसुमाकर ना वसंत। आप देखिए आप लोग भी जितने हैं उनमें अभी पिछले 10-12 दिन में थोड़ा सा कुछ रात को ज़्यादा देर जग गए, सुबह कफ कोल्ड हो गया, थोड़ा सा कुछ हुआ तो गला वो हो गया। अभी मैं 3-4 दिन पहले गोवा गया था, तो गोवा इंस्टीट्यूशन में लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ पे टेम्परेचर 34, तो हमने एसी चलाया 18 और 19 पे। दिल्ली में आए तो टेम्परेचर 16 और 15, आकर के पूरा बिल्कुल रूम बिल्कुल बंद। तो दोनों वो जरा सा चेंज हुआ, उसमें गला और वो तुरंत वो हो गया। तो ये जो ऋतु है ना, इनका नियम का अगर हम सही ढंग से पालन करें तो स्वस्थ रह सकते हैं। और उन्होंने इसीलिए इसको कहा था कि ये जो ऋतुचर्या के नियम हैं, इन नियमों को क्यों पालन करना और कैसे करना। तो अपने यहाँ जितने अच्छे से ऋतुचर्या बता रखी वो तो मॉडर्न साइंस में तो कहीं है ही नहीं। उन्होंने तो केवल बॉडी के रूप में बता दिया कि शरीर के अवयव, पाचन वाले जो अवयव है वो कब काम ज़्यादा करते हैं। आपने एक टाइम फिक्स कर लिया, 1 बजे रोज़ लंच करते हैं तो हर दिन 1 बजे आपको भूख लग जाएगी। लेकिन जिस दिन 1 बजे खाना नहीं खा पाए तो 2 बजे खाना खाने के लिए बोला अभी तो इच्छा नहीं हो रही, उन्हें भूख कम हो गई। तो हमारे शरीर के हर अवयव, नींद में कई लोगों का रहता है 10 बजे सोते हैं, जिस दिन 10 बजे नहीं सो पाए तो बोले अब नींद नहीं आने वाली है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि उनको कभी भी सुला दो, जब बोलेंगे तो वो सो जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अधिकतम लोगों का रहता है कि थोड़ा सा टाइम डिस्टर्ब हुआ, यानी हमारी जो बॉडी काम करती है उसका सर्केडियन रिदम है, उसका काम करने का हर एक का समय है। तो उन नियमों को अगर हम पालन करना शुरू करें तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। और ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया
कि आयुर्वेद में जितने सिद्धांत हैं, अभी आप बीएमएस फर्स्ट ईयर में हैं, अभी से अपना फोकस अगर किसी एक विशेष उस पर रखेंगे तो आप सब लोग एक एक नोबेल प्राइज़ जीत सकते हैं। पर उसके लिए प्रारंभ से आपको मेहनत करना पड़ेगी। अपने आप नोबेल प्राइज़ आपके पास आकर के नहीं आ जाएगा कि नहीं एक नोबेल प्राइज़ तो हमको आपको देनी है, लेकिन शुरू से अगर मेहनत करेंगे तो आप निश्चित रूप से उसके लिए सब कुछ उससे प्राप्त कर सकते हैं। कि कई बार होता है ना कि अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम क्यों रखा वेदारंभ। आपको 10 दिन तक 20 लोग आएंगे, लेक्चर दे देंगे। अब आप 5.5 साल तक आयुर्वेद पढ़ने वाले हैं, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप नहीं पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे, और केवल ये 10 दिन तक 1-1 घंटा कोई भी व्यक्ति बाहर से आएगा और वो लेक्चर देगा तो उससे आप सीख जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जीवन को परिवर्तित करने में किसी एक व्यक्ति की सिंपल एडवाइस भी बहुत बड़ा काम कर जाती है। आप लोगों में से चंद्रशेखर आज़ाद का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा करो। 100% हाथ खड़े होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कि चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं सुना हो। आप सभी ने, ठीक है। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले थे? वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अपन गुजरात से चलते हैं ना तो जस्ट गोधरा के बाद में अगला स्टेशन आता है झाबुआ, वो आदिवासी इलाका है। वहाँ पे एक छोटी सी स्टेशन है भाबरा। वहाँ पे ट्रेन वगैरह नहीं रुकती, कोई छोटी गाड़ी रुकती होगी लोकल या पार्सल, बड़ी गाड़ियाँ कोई नहीं रुकती है। मतलब इतने छोटे से गांव का व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद, और उन्होंने एक बार क्रांतिकारियों की गोष्ठी जो हुई थी उसको अटेंड कर लिया। और उनने जब अटेंड किया कि अंग्रेजों ने अपने देश के ऊपर देश को गुलाम बना के रख रखा है, तो अपने को अपने परिवार के लिए समय देने के बजाय देश को आज़ाद करने में अपना जीवन लगाना चाहिए। बस उस दिन से उन्होंने, चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ादी का मशाल अपने हाथ में ले ली। मैंने एक व्यक्ति की छोटी सी सीख, स्कूल तो रोज जाते थे, कॉलेज भी रोज जाते थे, एजुकेशन भी वो ले ही रहे थे, लेकिन कभी कभी छोटी सी सीख जो है ना पूरा जीवन बदल देती है। तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप लोगों में से किसी को पता नहीं होगा कि उनका ग्रेजुएशन किया था, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था या किस सब्जेक्ट में किया था, लेकिन आप सब लोग ये जानते होंगे कि आज़ादी के लिए उनका विशेष जो है वो योगदान रहा है। तो वो 2 मिनट की सीख ने उनका जीवन बदला। तो ऐसे ये जो प्रोग्राम है कहीं ना कहीं आपको फोकस करने के लिए कि किस क्षेत्र में आप ज़्यादा अच्छा अपने आप को फोकस कर सकते हैं, या आयुर्वेद में आयुर्वेद की ग्लोरी क्या है, आयुर्वेद में क्या चीज़ विशेष है जो बाकी जगह नहीं है। तो इसलिए उस चीज़ पे आपको ध्यान हो, आप लोगों को अपने सिस्टम जो है उसके ऊपर विश्वास बढ़े, और आपने जो डिसीजन लिया वो आपको लगे कि वाकई आपका डिसीजन जो वो ज़्यादा अच्छा डिसीजन है, तो आप निश्चित रूप से अपना एक सही आगे का फोकस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना काल में कई बार डिबेट वो उसके ऊपर टीवी के ऊपर अलग अलग लोगों का वो आता था कोरोना काल में ध्यान रखने के लिए। एक बार मेरे साथ में अपने एम्स के पूर्व डायरेक्टर जो हैं रणदीप गुलेरिया जी, और एक आपने नाम सुना होगा वेदांता के जो चेयरमैन हैं, क्या नाम उनका? नरेश त्रेहन जी। हम तीनों ही थे उस पर। हम तीनों का जो है वो खास तौर से ये सब कुछ हो गया। उनने एडवाइस वगैरह बोल दी कि लास्ट में उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप पूरी पब्लिक के, संसद टीवी थी उस समय, राज्यसभा लोकसभा टीवी दोनों को मर्ज करके संसद टीवी हो गया। 1 घंटे का प्रोग्राम था। तो करने के बाद में तीनों से बोला कि 2-2 मिनट का आप अपना कोई ना कोई एडवाइस पूरे देश की जनता के लिए दे दीजिए। तो उन्होंने भी ये क्या, कोरोना काल में कोई लापरवाही नहीं करना। जैसे कोरोना अगर पॉजिटिव है, टेस्ट करने के बाद में डॉक्टर से सलाह लीजिए, अगर लक्षण मिलते हैं तो आप एडमिट होइए, और डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे उस चीज़ को लीजिएगा। अपने मन से कोई भी मेडिसिन मार्केट से खरीद के मत लीजिएगा। प्रायः दोनों का वो था सजेशन। फिर उन्होंने मेरे से कहा, तो मैंने बोला कोरोना तो बहुत दूर की बात है होना, हम तो चाहते कि आपको कोरोना ही नहीं हो। और कोरोना से बचाव के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मार्च 2020 में एक प्रोटोकॉल जारी किया था, वो वेबसाइट के ऊपर है, कि कोरोना हो ही नहीं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, उसके लिए आपको ये फॉलो करना है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कोरोना का प्रोटोकॉल जारी किया कि जिनको कोरोना हो जाता है उनको भी हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ टेस्टिंग सेंटर है वहाँ पर उन्होंने आयुष 64 मेडिसिन रखी थी, पूरे भारतवर्ष में डिस्ट्रीब्यूट की गई मिनिस्ट्री के द्वारा। और उन्होंने बोला कि बस उस आयुष 64 मेडिसिन को ले लीजिए, आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं लगेगी। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम है और उनको अगर सिविरिटी ज़्यादा है, तब आप आकर के हॉस्पिटल में आकर के ट्रीटमेंट करवाइएगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ पर एलोपैथी कहती है कि अपने मन से कुछ भी मत करिएगा, वहाँ पर भी आयुर्वेद कहता है कि नहीं आप ये चीज़ें कर सकते हो। जहाँ पर एलोपैथी कहता है कि नहीं आप
किसी एलोपैथी डॉक्टर को आपने कहीं टीवी पे सुना था कि आपके घर में जा करके आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मेडिसिन ला के रख लीजिए, अगर किसी को जरूरत लगती है तुरंत ले लीजिएगा। आपने कोरोना खत्म हो गया तब देखा होगा कई डॉक्टर्स ने बोला है कि बहुत सारी डेथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ओवरडोज के कारण हुई है। या फिर कोरोना खत्म होने के बाद में जो ब्लैक फंगस शुरू हुआ था, उन्होंने बोला स्टेरॉइड जिनने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया उनको ये शुरू हुआ है। ये उनके स्टेटमेंट थे। आयुर्वेद वाले अपन नहीं कह कि किसी की क्रिटिसिज्म करना है, अपने को क्रिटिसाइज करना है, लेकिन मेन बात यह है कि जहाँ पर वो कुछ नहीं बताते कि आपको क्या करना है, वहाँ पर भी आयुर्वेद बहुत कुछ करता है। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो एक बार इंटरव्यू था डायबिटीज़ के ऊपर, उसमें 2 एम्स के डॉक्टर अलग थे, आयुर्वेद की तरफ से मैं था, और वहाँ पर भी लास्ट में उन्होंने यही कहा था कि आप कुछ एडवाइस देना है। तब भी मैंने उनको कहा था, उन दोनों ने ये कहा था कि डायबिटीज़ के लिए अपनी इच्छा से कुछ भी मत करिएगा, आप टेस्ट करवाइए, डायबिटीज़ अगर आपको है, ब्लड शुगर आपकी बढ़ी हुई है तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लीजिए और वो मेडिसिन लीजिए। तब भी मैंने उनको कहा था कि डायबिटीज़ होना तो बहुत बात की बात है, अगर आपके फैमिली में भी किसी को डायबिटीज़ है तो आयुर्वेद कहता है कि निशा आमल की, निशा माने हल्दी, आमल की माने आंवला, इसका पाउडर आप लेना शुरू कर दीजिए तो आपको डायबिटीज़ होगी ही नहीं। हम ये नहीं करेंगे हो जाए तो डॉक्टर के पास जाए, हम तो होने ही नहीं देंगे आपको। और अगर डायबिटीज़ हो गई और अगर आपको डायबिटीज़ हो गई तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से चिकित्सक के पास जाइए, जो चिकित्सक एडवाइस दे उसको तो आप करिएगा ही सही। लेकिन हमारे यहाँ घर के अंदर जो विद्यमान औषधि है, गिलोय है, आंवला है, हल्दी है, इन चीज़ों का प्रयोग तो आप आज से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे वो मेडिसिन लिखेगा, जिस दिन शुरू करेंगे वो तो आप स्टार्ट करिएगा। लेकिन आज आपको पता लगा है, अगर लक्षण मिले, केवल आपने टेस्ट भी नहीं करवाया, तो आयुर्वेद में कहा गया प्रभुता विलमूत्रता, अगर यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो आप ये मेडिसिन लेना शुरू कर दीजिए, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने मेटफॉर्मिन लेना शुरू किया या ग्लिमाप्राइड लिया और आपको ब्लड शुगर नहीं है, तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा करके आप कोमा में चले जाएंगे। तो उनके मान से उन्होंने जो एडवाइस दी कि आप इन्वेस्टिगेशन करवा के डॉक्टर जो कहे वो लीजिए, उनकी एडवाइस उनके मान से बिल्कुल ठीक है। और हमारी जो मेडिसिन है उसको खाने से आप ना तो कोमा में जाएंगे, ना आपका ब्लड शुगर लेवल कम होगा, लेकिन आपकी शुगर जो है वो होगी नहीं। तो आयुर्वेद की एक ग्लोरी है, ये आयुर्वेद की विशेषता है। तो जहाँ पर, और यही कारण था कि कोरोना को हमने घर में ठीक कर दिया, लोगों को बोला दालचीनी है, लवंग है, काली मिर्च है, इनको आप काढ़ा बना करके लेते रहिए। हाँ, ये है कि कुछ लोगों में क्या हुआ कि जब वो टीवी पे आप लोगों ने देखा हो, हर दिन पेशेंट इंक्रीज होते जा रहे थे। बोले आज 1000 पॉजिटिव हुए, दूसरे दिन 5000 पॉजिटिव हैं, तीसरे दिन सुना कि 1 लाख पॉजिटिव हो गए। तो लोगों ने क्या किया, अपनी गिलोय का काढ़े की क्वांटिटी बढ़ा दी। पहले 1 टाइम लेते थे, फिर 2 टाइम ले लिया, 3 टाइम लेना शुरू कर दिया। अब गर्मी के मौसम में अगर गिलोय का आप 4 बार लोगे तो उसका भी साइड इफेक्ट होगा। तो मेडिसिन क्वांटिटी में लेना है, लेकिन जिन लोगों ने ये लिया उनके ऊपर इफेक्ट कम हुआ, और उसका परिणाम ये था कि पहली वेव अपने यहाँ आई, उसके बाद में सेकंड वेव में, क्योंकि उस समय ड्यूरेशन बहुत कम था और एक साथ आई, लेकिन फिर भी कैजुअलिटी कम रही। थर्ड वेव का हमारे यहाँ कोई असर ही नहीं हुआ। फोर्थ वेव तो पता ही नहीं लगी। अभी फोर्थ वेव जब चाइना में भी दिसंबर में थी, चाइना की कंडीशन खराब हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड में फिर भी इतना नहीं हुआ। इतनी डेथ उनकी फोर्थ वेव में 2022 दिसंबर में हुई है। लेकिन आयुर्वेद की औषधियाँ हर व्यक्ति ने ली थी, इसलिए भारतवर्ष में कोरोना की फोर्थ वेव तो पता ही नहीं लगी, और वो आयुर्वेद का ही परिणाम था। तो विश्व की कोई चिकित्सा पद्धति ऐसी नहीं कि हर घर तक हो, हर व्यक्ति तक हो। इसलिए आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि जिसके डॉक्टर आप बनने जा रहे हो वो चिकित्सा पद्धति हर घर में, हर व्यक्ति तक है। और उसका परिणाम यह है कि कोरोना काल में भारत का जो आयुर्वेदिक औषधि का निर्यात था, वो ये नहीं कहते हम कि कितना गुना बढ़ गया, हम तो ये कहते हैं कि मेडिसिन ही नहीं बची, हमारे पास जितनी थी सब जा चुकी। मैंने अगर किसी को कहते थे कि हमको गिलोय का चूर्ण चाहिए या कहीं पे वटे चाहिए, बोले सब जितनी थी टोटल हमने जो है वो एक्सपोर्ट कर दी। मैंने आयुर्वेद की इतनी डिमांड पूरे विश्व में थी, तो इसलिए अब कहते हैं कि 2 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। गुना नहीं, हमारे पास तो जितना था सब कुछ मेडिसिन जो विश्व में अलग अलग जगह मंगा ली लोगों ने। जिस भी फार्मेसी को ऑर्डर करते थे कि हमको इतनी ये मेडिसिन चाहिए, बोले साहब अभी तो सप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैंने उनके पास में उतना स्टॉक भी नहीं बचा था, तो स्टॉक बोले हमारे पास नहीं बचा हो। हम तो इसलिए खुश हैं कि हर व्यक्ति ने उसकी डिमांड समझी, हर व्यक्ति ने उसका उपयोगिता या सार्थकता को एक्सेप्ट किया। तो इसलिए जब तक आप कहेंगे, आप मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ रुकना है। अब वो तो चलता है क्योंकि स्लाइड होती है तो लास्ट में लिखा रहता थैंक यू, तो ध्यान आ जाता है कि अच्छा बंद करना है यहाँ पे। तो वैसे भी मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा।
तो एक बार पुनः मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी स्ट्रीम आपने ली है अपना बेस्ट दीजिए। और लास्ट एक बात कह के अपनी बात को पूरा करूँगा। देखिए अभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कमेटी बनाई है उसका नाम है इंटीग्रेशन कमेटी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ उनके साथ में कोलैबोरेशन करना। और उस कमेटी के चेयरमैन है रणदीप गुलेरिया जी, पूर्व डायरेक्टर एम्स। उसके मेंबर में नरेश त्रेहन जी हैं। उसके मेंबर है देवी शेट्टी जी। देवी शेट्टी जी रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट है बेंगलोर के। ऐसे 10 लोगों की कमेटी है। उस कमेटी में आयुर्वेद की तरफ से एक मेंबर मैं भी हूँ, मैडम तनुजा नेसरी जी उसमें मेंबर हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जो हॉस्पिटल जितने भी रहेंगे, वन नेशन वन थेरेपी, नीति आयोग जो है ना, एक इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, मेंबर नीति आयोग का वो इंटीग्रेशन कमेटी है। उन्होंने बोला 2025 तक जितने भी हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के, उन सबको अपन थोड़ा सा उनकी पॉलिसी चेंज करना है। बोले क्या? रिसेप्शन पे जो भी पेशेंट आएगा वो डिसाइड नहीं करेगा कि मेरे को किस डॉक्टर के पास जाना है, हम डिसाइड करके देखेंगे उसको ट्रीटमेंट कौन सा लेना है, आयुर्वेद का लेना है, एलोपैथी का लेना है। बोले आप जितने एविडेंस आपके पास हैं वो लाके दीजिए, कौन सी डिजीज़ को आप बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हो। ये कमेटी वही काम कर रही है। बोले लीवर डिसऑर्डर्स के पास हमारे पास में कम से कम 1500 रिसर्च पेपर हैं। बोले ठीक, लीवर वाला कोई भी पेशेंट आएगा हम आयुर्वेद के पास भेजें, क्योंकि आपके पास में रिसर्च पेपर हैं, पबमेड जनरल में पब्लिश पेपर हैं, जिनका लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन आयुर्वेद हॉस्पिटल का नहीं है, आपकी जो मॉडर्न की जो लेबोरेटरी उसका है। बोले इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे हर एक डिजीज़ के मान से बन रहा है कि किस डिजीज़ में अपने को फर्स्ट प्रेफरेंस आयुर्वेद को देना है। ये हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। अगर किसी भी हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल में है तो डॉक्टर्स को भी उनको अपॉइंट करना पड़ेगा, और डॉक्टर्स को अपॉइंट करने के बाद में पेशेंट को खुद भेजेंगे कि इसके लिए तो आपको आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ही लेना है। तो अब आप सब लोगों के लिए भविष्य उज्जवल है। बस मेहनत अच्छी करके आप अपने आप को अच्छा डॉक्टर अगर साबित करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए पूरा विश्व खुला हुआ है। स्काई इज़ द लिमिट। कोई लिमिट नहीं आपके लिए, जहाँ जाना चाहो आप जा सकते हो। और अगर आप में क्वालिटी नहीं है तो आप IIT दिल्ली से डिग्री ले लीजिए या IIM अहमदाबाद से डिग्री ले लीजिए, आपको कहीं सर्विस नहीं मिलेगी अगर आप आउटपुट नहीं दे सकते हैं। अगर सही आउटपुट देते हैं तो रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति भी मिसाइल मैन बन सकता है, देश का राष्ट्रपति बन सकता है। बड़नगर के तो आपको इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ का एक व्यक्ति, छोटे से गांव का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक छोटे से कॉलेज में पढ़ा हुआ व्यक्ति भी देश के लिए बहुत बड़ा अपना जो है कंट्रीब्यूशन कर सकता है। कि गुजरात का तो बहुत कंट्रीब्यूशन है। अब एक बात और लास्ट, कि आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ तक है। आयुर्वेद वाला व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सेक्रेटरी आयुष। वो इसी गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जिससे आप पढ़े हो उससे ही उनने ग्रेजुएशन किया, उससे ही उनने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और आज देश की सबसे बड़ी पोस्ट पे, मतलब सेक्रेटरी जो है ना, हमेशा व्यक्ति रिटायरमेंट के समय पे बनता है। मैंने मैक्सिमम 1 ईयर या 1.5 ईयर, सर को 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं सेक्रेटरी रहते हुए। ये विश्व रिकॉर्ड है। और वो आयुर्वेद के व्यक्ति, आयुर्वेद के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो आयुर्वेद के दम पर आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। बस आवश्यकता है कि आप में वो करने की इच्छा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सब लोगों को विश यू ऑल दी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। औपचारिक रूप से मैं विशेष रूप से आभारी हूँ माननीय प्राचार्य महोदय का, जिन्होंने मुझे आप सब लोगों से मिलने का मौका दिया। अभी तिबिया कॉलेज में यही प्रोग्राम था, तो उनके प्रिंसिपल साहब ने बोला कि 1 घंटे के लिए आप आ जाओगे क्या? मैंने कहा क्यों? बोले फर्स्ट ईयर के बच्चों का प्रोग्राम है, इंडक्शन उनका वो भी करना है, और एक फर्स्ट लेक्चर आप ले लीजिएगा। बोले मुझे पता है कि BMS फर्स्ट ईयर के लिए आप नहीं आओगे, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा है। मैंने कहा मैं BMS फर्स्ट ईयर के लिए तो जरूर आऊँगा। मैंने फर्स्ट ईयर में बच्चा आया है, उसको आयुर्वेद में इंटरेस्ट कम से कम होना चाहिए कि मैं जिस विधा में आया हूँ उसके अंदर क्या क्या है। मैंने कहा मैं MD वालों के लिए लेक्चर देने आऊँ नहीं आऊँ, BMS में जरूर आऊँगा। तो प्रिंसिपल साहब ने आप सब नए लोगों से जो आयुर्वेद का भविष्य है उनसे मुझे मिलाया। इसके लिए प्रिंसिपल साहब को, आपके सारी फैकल्टी को थैंक यू वेरी मच।